ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। एएस मैथ्स S1। ठीक है, पेपर 5-2 है ये। फेब मार्च 2025। ठीक है भाई, चल लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, जैकब थ्रोस थ्री कॉइन एट द सेम टाइम। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का क्वेश्चन है। जैकब थ्रोस थ्री कॉइन एट द सेम टाइम, द फर्स्ट कॉइन इज बायस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining a head when it is thrown is 1/3. Second coin is biased so that probability of obtaining a head when it is thrown is 1/4. अच्छा भाई, कॉइन जो है बायस्ड है, तो हेड के चांसेस जो है सेम नहीं है, 1/2 1/2 नहीं, अलग अलग है। थर्ड कॉइन में 1/5 है। रैंडम वेरिएबल x is the number of heads obtained, find the probability, show that probability of x is equals to 2। x is equals to 2 का मतलब दो हेड होंगे, टोटल कितने हैं? तीन कॉइन्स हैं, दो हेड हो तो एक टेल हो। क्या क्या होगा बताएं इसके लिए पॉसिबिलिटी। हेड हेड टेल, फिर क्या हो सकता है? हेड टेल हेड। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं कर सकते हैं, आंसर में फर्क आएगा। टेल हेड हेड, बस ये तीन ही ऑप्शंस हैं। अब देखें जरा, हेड हेड टेल। हेड हेड टेल, हेड हेड टेल में क्या होगा? सबसे पहला हेड क्या है? 1/3। दोबारा हेड 1/4, फिर उसके बाद टेल क्या है? 4/5। देन अगेन 1/3। 1/4 अगर हेड है तो टेल कितना होगा? 3/4। और फिर क्या होगा वापस से? 1/5। टेल हेड हेड, टेल टेल क्या है? 1/5। देन हेड हेड, ठीक है, टेल के बाद हेड हेड। कितना है भाई आपके पास? 1/, अच्छा पहला टेल है। पहला टेल है, टेल की प्रोबेबिलिटी वैसे क्या है? पहले वाले में 1/3 हेड की है, तो टेल की क्या होगी? 2/3। देन 1/4, देन 1/5। क्या करेंगे? 4 से 4 कट गया, 1/15। 3 से 3 कट गया, 1/12। अच्छा एक काम करते हैं, कैंसिल कुछ भी ना करो कि ये तो टोटल अलग अलग ही बता दो, टोटली बता, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें बस। 4/60, 3/60, 2/60। 9/60 हो गया। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/20। अच्छा एक मार्क का है सिर्फ। ड्रॉ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कितने हेड आ सकते हैं? मिनिमम कितने हेड आ सकते हैं? 0। मिनिमम 0 हेड आ सकते हैं, उसके बाद क्या हो सकता है? 1 हेड, देन 2 हेड, और फिर 3 हेड। टोटल प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी 1। ये टोटल वाला कॉलम वैसे लिखते नहीं है, मेरी आदत है, मैं अक्सर लिख लेता हूँ, वैसे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने लिख भी दिया तो फिर मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बट ये है कि लिखना जरूरी नहीं है। अब 2 की प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो, 3/20। अब क्या करना है आपको? x = 0। एक भी हेड ना हो, तीनों टेल हो। तीनों टेल्स की प्रोबेबिलिटी 2/3, 3/4 और 4/5। 2 3 6, 6 4, 3 कट गया, 4 कट गया, 2/5 आंसर हो जाएगा। देन x = 1। हेड टेल टेल, टेल हेड टेल। देन टेल टेल हेड।
ठीक है, हेड के बाद टेल, टेल है 3/4 इंटू 4/5। 4 से 4 काट, 3 3 काट, 1/5 आंसर हो गया। x = 2 हम निकाल चुके हैं, x = 3। तीनों हेड हों। ठीक है, तीनों हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, x = 1 वाले में भाई मैंने एक 3 ब्रैकेट रखे, बट वर्किंग सिर्फ एक की हुई, बाकी दो की वर्किंग करनी है अभी। हाँ, तो टेल हेड टेल होगा। टेल क्या है हमारे पास में? 2/3। फिर हेड है 1/4। अगेन टेल है 4/5। थर्ड ब्रैकेट जो हमारा है, टेल टेल हेड 2/3, 3/4 और हेड है 1/5। ठीक है, अब ये सारे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। बताएं मुझे क्या आ रहा है आंसर इसका, x = 1 का। इन सबको ऐड करके देखें, 1 बन रहा है। यस। चलें, 1/60 is the answer. Given that e of x is equals to 47/60, find the variance of x. e of x अगर 47/60 है, वेरियंस ऑफ x निकालो। देखो, वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरियंस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, यानी कि सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास? जीरो, जीरो का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। हेड की जीरो का स्क्वायर इंटू टू, जीरो से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर इंटू 13/30। 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13/30। तो 2 स्क्वायर इंटू 3/20। फिर 3 स्क्वायर इंटू 1/60। माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 47/60 का होल स्क्वायर। बताएं आंसर क्या आएगा? यस, व्हाट शुड बी द आंसर? इतनी देर क्यों लग रही है? 0.570 इज द फाइनल आंसर। और आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। लास्ट ईयर an online store sold a large number of computers. 55% of the computers were made by the company F, 30% were made by company G, and 15% were made by company H. A random sample of three customers who each bought computer from this store were chosen. Find the probability that the three customers bought computers all made by different companies. ऑनलाइन स्टोरेज में कितने हैं हमारे पास? 3 कंपनीज हैं, ठीक है ना। एक कंपनी हमारे पास एफ है, जी है और एच है। तीनों कस्टमर्स ने अलग अलग कंपनी से खरीदा हूँ। एफ, जी और एच, 3 कस्टमर है, तीनों अलग अलग कंपनी से खरीदा हूँ। लेकिन मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि इसके अरेंजमेंट बनेंगे ना। पहला एफ हो सकता है, जी हो सकता है, एच हो सकता है, मतलब एफ एच जी भी हो सकता है, जी एच एफ भी हो सकता है, मतलब जी एफ एच भी हो सकता है। इसी तरीके टोटल 6 अरेंजमेंट बन रहे हैं, साफ नजर आ रहा है, बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको पता है 3 फैक्टोरियल है ना, 6 अरेंजमेंट बनेंगे इसके।
मतलब प्रोबेबिलिटी में भी थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ है। हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 बनेंगे, क्योंकि 3 अलग अलग है ना, तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब क्या है, ये आपके पास एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.55, 55%। जी की है 30%। और एच की है 0.15, मल्टीप्लाई बाय 6। A random sample of 12 customers who each bought a computer from this store is chosen. Find the probability that fewer than 10 of these customers bought a computer made by F. Random sample of 10, fewer than random sample of 12 कस्टमर, बाइनोमियल है, 12 कस्टमर हैं और हमें चाहिए फ्यूअर देन 10। तो 1 माइनस करेंगे हम 12C, 1 - 10 11 12। ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले 12C 10। अच्छा, हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, कंपनी एफ की है। कंपनी एफ का कितना है हमारे पास, 0.55। तो हमारे लिए फेलियर क्या होगा, 0.45। 12C 11, 0.55 to the power of 11, 0.45 to the power of 1। 12C 12, 0.55 to the power of 12, 0.45 to the power of 0। निकालने शाबाश, जो भी आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करना है। अच्छा भाई, चलो नेक्स्ट। Using a sample of 140 customers who each bought a computer from this store is chosen using a suitable approximation। ओके, अप्रोक्सीमेशन का मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। मोर देन 24 कस्टमर्स बॉट अ कंप्यूटर मेड बाय एच, कंपनी एच। अब देखो 140 कस्टमर्स हैं, एन की वैल्यू हो गई 140। और हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए, मोर देन 24। एक काम करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है एच, कंपनी एच। कितना है कंपनी एच की प्रोबेबिलिटी क्या है, कंपनी एच की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई 15, फेलियर हो गई 0.85। ठीक है। अब ये हो जाएगा एनसीआर 140C। अच्छा सॉरी, इसके अंदर एनसीआर नहीं, अप्रोक्सीमेशन है ये तो। अच्छा, एक काम ये कर लेते हैं, इसका जो है मीन निकाल लेते हैं। मीन मीन हो जाएगा एनपी, 140 इंटू 0.15। और वेरिएंस निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। एक सेकेंड, 21 हो गया। और स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी आ रही है हमारी, 4 पॉइंट। ओके। अब हमने क्या करना है, कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 24। सबसे पहले तो कंटिन्यूटी करेक्शन लगेगी। कंटिन्यूटी करेक्शन में क्या होता है, अगर ग्रेटर देन 24 है तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 24.5। 0.5 ऐड होता है या 0.5 माइनस होता है। खाली ग्रेटर होगा 0.5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये एक याद रख लो, बाकी सब इसका ऑपोजिट कर दो। लेसर होगा तो 0.5 माइनस, ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू भी होगा तो क्या होगा, 0.5 माइनस हो जाएगा। और लेसर देन के साथ इक्वल्स टू भी होगा तो वापस से 0.5 ऐड कर देगा। ठीक, कंटिन्यूटी करेक्शन का रूल क्या है, ग्रेटर में प्लस 0.5, तो ग्रेटर के साथ इक्वल्स टू लग जाए तो माइनस 0.5। खाली लेसर में माइनस 0.5 और लेसर के साथ इक्वल्स टू भी लग जाए तो वापस से प्लस 0.5। ठीक है, अब हम निकालेंगे z। z इज इक्वल्स टू 24.5 माइनस मीन
अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा भाई क्या आ रहा है, 0.829। इसको 5 टेबल से जरा चेक करें। अच्छा भाई, तो 5 टेबल में 0.829 देखना है। 0.8 हो गया, ये 2 हो गया, और इसी के आगे 9 ऐड हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर 25 ऐड हो जाएगा। 7939 प्लस 25, 0.7964। अच्छा लेकिन ये ग्रेटर है, हाँ, तो 1 - 5 ऑफ जेड होगा। 1 - 0.7964। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या आंसर आ रहा है फाइनल बताएं। 7964, 2036। The length of 250 leaves of a certain type of plant are measured correct to the nearest centimeter. ठीक है। On the grid below, draw a cumulative frequency graph to illustrate this information. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है। क्या करेंगे भाई, सी एफ का कॉलम ऐड कर लो, एक रो ऐड कर लो। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी हमारी 18 है, और सी एफ भी 18 हो जाएगी। देना ऐड करेंगे, 18 प्लस 28 कितना हो जाएगा। 60 प्लस 46 कितना होगा। 72। ठीक है। On the grid below, draw a cumulative frequency graph to illustrate this information. बना तो लो, तो आसान है, तो करना तो है ना, बनाओ। अच्छा एक बात का ख्याल रखना, ये 5 till 9 है, दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से 9। रूल ये है कि मैच होना चाहिए, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। 0.5 क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा 4.5 से लेकर 9.5 तक। अपर बाउंड में 0.5 प्लस, लोअर बाउंड में 0.5 माइनस। ये 10 है, तो ये हो जाएगा, ये भी 9.5 से लेकर 14.5। फिर 14.5 से लेकर 19.5। फिर 19.5 से लेकर 24.5। और 24.5 से लेकर 29.5। 29.5 से लेकर 39.5। इस तरीके से चलना है। अब ग्राफ के ऊपर भी थोड़ा सा बनाना है आप लोगों ने ऐसे ही। अब ये ग्राफ मेरे पास दायरे पिक्चर फॉर्म में है। ये ग्राफ इतना साफ तो नहीं है कि इसके ऊपर बन सके। ठीक है, मैं थोड़ा रफ फिर भी बना देता हूँ कोशिश करके। वर्टिकली कहाँ तक जाना है, 250 तक जाना है। ये देख रहा हूँ कितने बॉक्सेस अवेलेबल हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस ग्राफ पेपर में नहीं बना रहा, मैं अपने पास अलग से बना देता हूँ। ये ग्राफ पेपर इतना अच्छा नहीं है। 24 तक जाना है ना, तो एक काम करेंगे इस तरीके से। 250 तक है ना, 50, 100। ठीक है, दो दो बॉक्स के बाद 50 कर लो ना। एक बॉक्स छोड़ के 50 कर लो। और ये कहाँ तक जाना है हमें, 0 से लेकर 39.5 तक, यानी कि 40 तक ही जाना है। ठीक है, इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। हमारा तकरीबन जो है, स्टार्ट किससे हो रहा है, 4.5 से। उसके बाद हमारा कहाँ तक जा रहा है, 9.5 तक जा रहा है। 9.5 पर आ रहा है 18। देन हमारे पास आ रहा है 14.5 पे जा रहा है 46। देन हमारे पास जा रहा है 19.5 पर 106। देन 24.5 पर जाएगा हमारा 178।
देन 29.5 पर जाएगा हमारे पास 226। और 39.5 पर जाएगा 250। तकरीबन एक अंदाजन बना रहा हूँ मैं शेप आपके पास। तकरीबन इस तरीके का कोई शेप बन जाएगा। ठीक है, वर्टिकल ये लेवलिंग भी करनी है। वर्टिकल पे आप लोग मोबाइल छोड़ दें, शाबाश, यहाँ पे अटेंशन रखें। वर्टिकल पर ही जो है, आप जिस तरह मैंने रफ में बनाया आप लोग भी बना सकते थे। थोड़ी सुस्ती छोड़ के काम पर आए। ठीक है, सही कर लेंगे, पेपर ही मैं ही देने चले जाऊँ तुम लोगों के लिए। थोड़ी सुस्ती छोड़े और काम करें सामने। यहाँ पर जो आपके पास आएंगी जो है लेंथ आएंगी इन सेंटीमीटर्स। और इस वाले ग्रिड पर आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तुम लोग जितने सुस्त हो ना, तुम लोग एग्जाम में होना चाहिए, एक बंदा भी देना चाहिए साथ में लिखने के लिए ना, कि वो लिखे, आप लोग फिर बताओ क्यों खुद क्यों मेहनत कर रहे हैं। हम्म। नहीं, मैं कह रहा हूँ बंदा साथ में होना है, एक बंदा लिखने के लिए देना चाहिए तुम लोगों को। सही बात है। एक स्टूडेंट था मेरा ऐसे पुराना, उसने ये हरकत की थी पेपर से जो है ना, एक दिन या 2 दिन पहले उसने जानबूझ के अपना हाथ तोड़ा था, फ्रैक्चर किया ताकि लिखने के लिए कोई स्क्राइबर मिले। बहुत पुराना स्टूडेंट था, बहुत पुराना। उसने बोला उसको कुछ आता नहीं था, बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, सिर्फ एक सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट था, इंग्लिश में। तो इंग्लिश का पेपर हो जाता उससे पहले, इंग्लिश का पेपर उसने खुद दिया, ये स्टार आया उसका इंग्लिश में। बाकी उसने उसके बाद खुद हाथ फोड़ा या ऐसी बस प्लास्टर, मुझे लगता है थोड़ा तो नहीं होगा, तो प्लास्टर बंधवा के आ गया वो, अंदर खोल के थोड़ी को चेक करा, प्लास्टर बंधा हुआ है तो बस काफी है। बस जैसे इसने ये कर लिया, वहां पे एप्लीकेशन लिख दी, स्कूल गया, स्कूल ने बोला भाई मेरा तो हाथ फ्रैक्चर हो गया, मैं कैसे लिखूंगा। उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल को एप्लीकेशन लिखी, उन्होंने कहा ठीक है भाई, इसको एक स्क्राइबर दे दो। स्क्राइबर वो होगा जो कि बंदा लिखेगा और आप बताओगे, वो लिखता जाएगा पेपर में। स्कूल वालों ने कहा भाई क्या करना है, ब्रिटिश काउंसिल वाला, आप स्कूल से ही कोई टीचर दे दो। अब वो जो है कहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो स्कूल की थी वो समझदार थी, उन्होंने जो है बोला किसी यंग या उसके किसी ऐसे टीचर को तो हम भेजेंगे नहीं जिससे इसकी पहले दोस्ती हो। उन्होंने जो है उर्दू की मिस को भेज दिया। ठीक है। अब वो फंस गया उल्टा, कह रहा है वो तो जो मैं बता रहा हूँ वो भी स्लो लिख रही है, कि उर्दू की मिस की इंग्लिश राइटिंग जाहिर है थोड़ी सी इतनी तेज नहीं होगी। फिर उसने अगले दिन कंप्लेन कर दी ब्रिटिश काउंसिल ने, बोला भाई ये तो आज स्कूल वालों ने मेरे साथ बदला उतारा है, स्क्राइबर सही नहीं दिया, ये तो मेरा पेपर रह गया। ब्रिटिश काउंसिल वालों ने फिर अपना कोई बंदा दे दिया। बस उसको उसने बोला तुम्हें जो आता है लिख लो, बस बाकी किस्मत है। जितने जिन सब्जेक्ट में उसको आता था उस सब्जेक्ट में पास हो गया ही है, बाकी में फेल हो गया। यार अब जैसे ट्रेंड चल रहा है तो रोजाना ही लीक हो रहा है, अब तो नॉर्मल बात हो गई है। अब तो नॉर्मल बात हो गई है, जिस तरीके से मतलब गलत हो रहा है, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। देखो, मैं मेरे पास आएगा मैं तो ईमानदारी से रखूंगा, मैं तुम लोगों को नहीं भेजूंगा। मुझे अपने बड़े बच्चों पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह तुम लोग अच्छा कर लोगे बगैर लीक हुआ है। चलें। 38% of these leaves are of length k centimeter or more. Use geograph to find an estimate for k. अच्छा, अभी 38% की बात हो रही है। 38% का मतलब ये टोटल कितने, 250 थे ना, 250 का 38%। बताएं क्या आंसर आ रहा है। 95 आ गया। अब देखो 95 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन के सेंटीमीटर है, तो मतलब ऊपर वाला 95 चाहिए, नीचे वाला 95 चाहिए। ये सोचो, 95 हुए हैं जो के सेंटीमीटर के ऊपर है ना, तो मुझे ऊपर से 95 लेना पड़ेगा, नीचे से 95 नहीं ले सकता मैं। 95 का मतलब है 250 माइनस 95 पे हो, 155 आ जाएगा। 155 पे जो आंसर आएगा ना वो हमें लेना है। तो ऐसे अंदाज 21 रख लेते हैं चलो अभी के लिए, तो अभी हमारा ग्राफ एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, मार्किंग सी में देख लो, जो आंसर है वही हम लिख लेंगे। हाँ,
क्या कह रहे हो भाई? अभी हमारा क्या है आंसर? आप गलत क्वेश्चन देख रहे हो शायद। 52 कैसे हो सकता है भाई? ये तो 40 तो टोटल है आंसर, मैक्सिमम है। मैक्सिमम ग्राफ में ही 40, 52 कैसे आंसर आता है? एक मिनट लो, दोबारा देख लेते हैं। सेंटीमीटर्स की बात हो रही है। बस ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 95 लिया पहले हमने, फिर उसके बाद 250 माइनस 95 करा, 155th वैल्यू निकाली हमने ग्राफ से। और आंसर क्या आ रहा है हमारा? तकरीबन 21 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द मीन। मीन निकाल लो। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अच्छा, अब इन सबके मिड पॉइंट्स लेने हैं हमें, ठीक है? अच्छा, ये क्या होगा? एक्स होगा और फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है? मिड पॉइंट्स क्या होंगे? 7 है। दूसरा मिड पॉइंट क्या? 10 और 14 का मिड पॉइंट क्या होगा? 12। 15 और 19 का मिड पॉइंट। अच्छा, अब ये 0.5 वालों का लो या बगैर 0.5 वालों का आंसर सेम ही आ रहा है, मसला नहीं है। ठीक है, 10 और 14 का ले लिया, 15 और 19 का 17 हो जाएगा, 22 हो जाएगा फिर। सही है, 34.5। और फ्रीक्वेंसीज हैं सबकी 18, 28, 60, 72, 48, 24। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगाएंगे। अच्छा भाई, तो यहाँ यही वर्किंग कर लेते हैं। 7 into 18, 12 into 28, 17 into 60, 22 into 72, 27 into 48, 34.5 into 24। अब ये सिग्मा एफ एक्स हो गया, डिवाइड बाय 250 कर देंगे। तो ये हो गया हमारा मीन। चलें जी, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। एडी है 16 टॉय कार्स। अच्छा भाई, एडी है 16 टॉय कार्स of which 8 are white, 5 are black, 3 are silver, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कार्स आर सेम कलर। तीनों कार का कलर सेम हो। क्या करेंगे इसके लिए? अभी हो जाएगा, टोटल कितने बने? 8 और 5 13 और 3 16। 8/16, 5/16, 3/16। ठीक है। अब तीन कार सेलेक्ट करें, तीनों का कलर सेम हो, तो तीनों वाइट हो जाएं या फिर तीनों ब्लैक हो जाएं या फिर तीनों क्या हो जाएं? सिल्वर। वाइट वाइट वाइट, 8/16 इंटू 7/15 इंटू 6/14। फिर ब्लैक ब्लैक ब्लैक, 5/16 इंटू 4/15, 3/14। 3/16 इंटू 2/15 इंटू 1/14। हम्म। सही है।
1/10, 1/56, 1/5, 60 ना। फाइनल आंसर क्या बन रहा है? फ्रैक्शन नहीं बता दो फिर पहले। 0 पॉइंट आगे। जीरो के आगे। सही है, 1 2 0, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स को देना होता है ना, इसलिए खाली 1 2 लिखूंगा, दो हो जाएंगे। सीधे 1 2 0 लिखा है मैंने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थ्री cars are selected, at least one of the car is white and at least one car is black। एक कार व्हाइट हो, एक ब्लैक हो, तीसरी कार कोई भी हो। तीसरी कार एनी। ठीक है, तो अब व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं, 8/16। ब्लैक की क्या है? और एनी, ये 15 हो जाएगा, सॉरी। एनी के लिए कुछ भी नहीं, वन कर लो, कोई भी कार हो। तो प्रोबेबिलिटी 100% चांसेस है ना तीसरे में तो। एक बात है ना कि थर्ड वाले में तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना, एनी। नहीं ना, 1/14 क्यों होगा? 14/14 मतलब 14/14 होगा, सारी हमारे वो है फेवरेबल आउटकम। मतलब लास्ट वाले को उसका मतलब करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये है कि कॉम्बिनेशन में आएगा, लेकिन मतलब लास्ट वाले को अगर मैं हटा दूंगा ना तो फिर दो होंगे, तो कॉम्बिनेशन सिर्फ दो बनेंगे, लेकिन इसको भी कॉम्बिनेशन में इंक्लूड करेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन तीन है। मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। अच्छा, मसला ये है कि इन्होंने बोला हुआ है एटलीस्ट वन कार, और ये भी एटलीस्ट ब्लैक बोला हुआ। चाहिए तो ये हो गया। दूसरा अभी एक और ऑप्शन क्या है पता है? ये दो वाइट भी हो सकती हैं और एक ब्लैक हो जाए। यार ये तो बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी कंडीशन बन जाएंगी। दो वाइट एक ब्लैक भी हो सकता है, तीनों वाइट भी तो हो सकती हैं। नहीं, तीनों वाइट नहीं हो सकती, एक ब्लैक तो जरूरी है ना। ठीक है, दो ब्लैक और एक वाइट भी हो सकती है। तीन केसेस बन रहे हैं। सही है। देखो ये जो है डब्ल्यू, दो वाइट और एक ब्लैक हो सकती है, क्योंकि एटलीस्ट वन वाइट बोली है ना। सिल्वर के लिए कंडीशन नहीं है ना। देखो, एटलीस्ट वन कार इज वाइट, एटलीस्ट वन कार इज ब्लैक। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकती है ना। अब पहले मैंने एक वाइट और एक ब्लैक रखी थी, तो तीसरी जो थी उसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई भी आ जाए। लेकिन अब दो वाइट और एक ब्लैक हो गई है, अब दो ब्लैक और एक वाइट, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। अब दो वाइट और एक ब्लैक में क्या होगा? तीसरी, अच्छा ये भी एक बात है। हाँ 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 हाँ, ये बात भी है। अगर मैं थर्ड वाले में ये चलता हूँ, ये जो है मेरा, मैंने एनी रख दिया तो मसला है। ये बात भी, थर्ड वाले में हम सिल्वर रख लेंगे, क्योंकि पता है क्या है कि एनी में तो वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। मैंने तो नीचे दो वाइट और एक ब्लैक का अलग से ऑप्शन रख ही लिया है ना। करना पड़ेगा सही। थर्ड वाले को सिल्वर ही रखेंगे, एनी नहीं रख सकते, क्योंकि हमने दो वाइट और दो ब्लैक नीचे कर लिए। सिल्वर की प्रोबेबिलिटी क्या है? सिल्वर कितने हैं? सिल्वर है 7 है। को मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या है? 8/16, 7/15 और 5/15, 5/14 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तीन अरेंजमेंट बनेंगे इसके, फिर इसके बाद 5/15, 4/14 और 3/, मल्टीप्लाई बाय 3 इसके अंदर भी। अच्छा, इसमें ये 8 है, ठीक है। वाइट का 8 है ना, तो ये फर्क है लास्ट वाले में, देखो। 5 into 4 into 8 into 3, 1/7, ये वाला लास्ट वाला 1/7 आ रहा है। अब टोटल कर लेंगे तो क्या बनेगा हमारा?
ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। आगे चलते हैं। द मास ऑफ पीचेस सोल्ड पर डे in a supermarket is normal distributed with mean 65.8 and standard deviation 9.6. Find the probability that the mass of the peaches sold in a given day is between 56 and 75 kgs. ठीक है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू किसके बीच में है, 56 और 75 के बीच में। ठीक है, जेड की वैल्यू निकाल लो। जेड वन क्या हो जाएगा हमारा, 75 माइनस 65.8 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। और Z2 निकाल लो, Z2 हो जाएगा 56 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 65.8 डिवाइड बाय 96.9.6। चलो सॉल्व करें इन दोनों को। 0.95 बस 958 हो जाएगा, बस थ्री सिग्नल 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए होता है। सही है। क्या आ रहा है? ओके, 3 डेसिमल प्लेस तक लेना होता है। अब रूल क्या है, फाइव ऑफ Z1 माइनस फाइव ऑफ, मतलब फाइव अपर लिमिट माइनस फाइव ऑफ लोअर लिमिट। तो फाइव ऑफ 0.958 माइनस फाइव ऑफ माइनस 1.021। अब फाइव के अंदर जो नेगेटिव चला गया ना, उसको वन माइनस करना पड़ेगा। मुझे बताओ 0.958 का फाइव क्या होता है? ठीक है, और इसके अंदर कर देंगे पहले वन माइनस 1.021। फाइव 1.0 ये हो गया 8461 और फिर वन 0.8463। अब वर्किंग करें, कैलकुलेशन करें जरा। The mass of cherries sold per day in a supermarket is normal distributed with mean 72.4 kgs and standard deviation sigma. It is known that on 10% of the days, less than 9.1 cherries were sold. Find the value of the sigma. अब ये कह रहे हैं कि 10% मतलब प्रोबेबिलिटी इज गिवन, रिवर्स वर्किंग करनी है आपको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स is lesser than 59.1 is equals to 0.10। अब एक रूल है, प्रोबेबिलिटी जब गिवन होती है तो फाइव इनवर्स करना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात ये कि फाइव इनवर्स जो है 0.5 से बड़े नंबर का होता है, 0.5 छोटे नंबर का नहीं होता। 0.5 छोटा नंबर है तो वन माइनस करना पड़ेगा, वन माइनस फाइव ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0.10। तो फाइव ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0.90। तो अब जेड इज इक्वल्स टू फाइव इनवर्स ऑफ 0.90। 0.90 का फाइव इनवर्स करो, नीचे दिया हुआ क्रिटिकल वैल्यूज में दिया हुआ 1282 आएगा। 1282 हो गई आपकी जेड की वैल्यू। लेकिन अभी आपको ये डिसाइड करना बाकी है कि जेड की वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करना है या नेगेटिव। ठीक है, जेड की वैल्यू हमेशा टेबल से तो पॉजिटिव ही आएगी, बट हमें देखना पड़ेगा केस कौन सा है। देखो ये क्या किया हमने, लेसर है। लेसर में वन माइनस कब होता है, लेसर एंड पॉजिटिव में होता है, लेसर एंड नेगेटिव में होता है जेड। देखो जेड के रूल्स क्या हैं, जेड के रूल्स हैं कि अगर लेसर है, खाली लेसर है, लेसर एंड पॉजिटिव है, फाइव ऑफ जेड। लेसर एंड नेगेटिव होगा तो वन माइनस फाइव ऑफ जेड। ग्रेटर एंड पॉजिटिव है, वन माइनस फाइव ऑफ जेड। ग्रेटर एंड नेगेटिव है, फाइव ऑफ जेड।
अब इसमें से कौन सा वाला आ रहा है? ये लेसर के साथ वन माइनस हो रहा है, इसका मतलब है सेकंड रूल नंबर टू है ये। इसका मतलब है जेड की वैल्यू नेगेटिव होगी, -1.282 जेड की वैल्यू होगी। जेड इज नेगेटिव। जेड इज नेगेटिव। अब जेड की वैल्यू होती क्या है? एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। अब हमारा मीन क्या है? 72.4। एक्स माइनस मीन, मीन हमारा सेवन, एक्स क्या है हमारा? 59.1 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है। इजिकल्स टू जेड की जगह रख देंगे -1.282। 59.1 -72.4 डिवाइड बाय -1.2282। 10.37 आ रहा है, 10.4 कर देंगे राउंड ऑफ करके। अच्छा, 40 नहीं करना, वापस से फोर सिग्निफिकेंट। The supermarket is open 7 days a week. Find the probability that in a randomly chosen week, the first day on which less than 59.1 kgs of cherries are sold is the fifth day of the week. मतलब ये हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, बोल रहे हैं -59.1 kg, -59.1 kg की अगर बात करें तो वो 10% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.10। ठीक है, यहाँ जो अटेंशन सबकी हो जाए मेरी तरफ। मोबाइल लाए मुझे शाबाश। फाइंड, अच्छा भाई, ये मैंने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि फर्स्ट डे ऑन विच लेस देन 59.1 केजीज ऑफ चेरीज आर सोल्ड इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। फिफ्थ डे का मतलब शुरू के 4 डे क्या होंगे? फेलियर, तो पांचवे डे सक्सेस। क्यू टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय पी आ जाएगा। तो अब हमारे पास हो जाएगा 0.90 मल्टी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1। आंसर बताएं क्या आ रहा है? 0.0। Find the probability that in random chosen week, the first day on which the work first day on which less than 59.1 kg of cherries are sold is before the fifth day। Before the fifth day क्या निकालनी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेसर देन 5। अब लेसर देन 5 का फॉर्मूला है हमारे पास ज्योमेट्रिक के अंदर, जरा रिकैप करें, जरा सोचें। या अच्छा, एक काम करते हैं, लेसर देन 5 का हमें दिया हुआ है, लेसर देन का तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास ना। ठीक है, अगर हम ये कर लें कि जो है कहते हैं लेसर देन 5 का तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेसर देन और इक्वल्स टू 4 कर लें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 - q⁻⁴। 1 - q⁻⁴। क्यू क्या है? फेलियर। और आर की वैल्यू हो जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 6। Aliza has 10 different books from the series Squares and Circles. The books look similar except for their color. There are three blue books, two red books, two yellow books, one orange book, one purple book, one green book. Aliza places the books in a row on her shelf. She is only interested in the arrangement of the colors. Okay, ठीक है। How many different arrangements are there of the 10 books? 10 बुक्स हैं, कितने अरेंजमेंट्स होंगे भाई? सबसे पहले तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीटेड है। कितने कितने रिपीटेड हैं? 3 ब्लू बुक्स हैं, 2 रेड बुक्स हैं, 2 येलो बुक्स हैं, तो ये दो डिवाइड करते जाएंगे। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 2 2। अच्छा, पहला वाला 3 है।
ये बड़ा कॉमन फिगर है, ये नंबर अक्सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में आता है, आंसर में। हाउ मेनी डिफरेंट color arrangements are there of the 10 books in which three blue books are together, but the two yellow books are not next to each other? भाई तीन ब्लू बुक्स हैं, उनको टुगेदर करना है, तीनों को मिला के क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। इनके अलावा कितने यूनिट्स और हैं? इनके अलावा कितने हैं? टोटल 10 थे ना, 7 यूनिट्स और हैं। अब से एक मिनट, 8 यूनिट्स हो गए। अब इन 8 यूनिट्स में से मुझे दो को सेपरेट करना है। अब 8 में से दो को सेपरेट करना है। 8 यूनिट्स हैं और उसमें दो सेपरेट करना है। सेपरेशन वाला फॉर्मूला लगा लो। सेपरेशन वाला फॉर्मूला क्या था? आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर प्लस 1 PS। आर क्या होता है? आर इज द रिमेनिंग। रिमेनिंग कितने बचे? 8 में दो सेपरेट करना है, रिमेनिंग कितने बचे? 6। मल्टीप्लाई बाय 7 P2। ये तो एक हो गया सेपरेशन का। मल्टीप्लाई बाय, अब तीनों को जो कंबाइन किया था, तो तीन को कंबाइन किया था, एक यूनिट बनाया था, उनके आपस के अरेंजमेंट करना ही नहीं है, उसको करने की जरूरत ही नहीं। या चलो कर लेते हैं, उसको कर लिया। अब डिवाइडेड बाय रेपिटेशन, ओवरऑल रेपिटेशन डिवाइड कर दो। डिवाइडेड बाय रेपिटेशन, रेपिटेशन क्या होगा? अगर इसको करेंगे ना तो नीचे 3 फैक्टोरियल रेपिटेशन का भी आएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल करेंगे नहीं तो फिर इसका रेपिटेशन भी नहीं आएगा। तो कर लेते हैं, एक ही इसको आगे फ्लो में चले, रेपिटेशन सबका आ जाए। दिस इज द फाइनल आंसर। हाउ मेनी डिफरेंट कलर मैनेजमेंट्स आर देयर ऑफ द 10 बुक्स? इज एग्जैक्टली 4 बुक्स बिटवीन 2 येलो बुक्स। ये क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हो चुका है, अब तुम लोगों को ये आइडिया है ना इसको किस तरह डील करना है। दो येलो बुक्स के बीच में चार और बुक्स हैं, मतलब इन 6 को मिला के एक यूनिट बना दो। ठीक है, इन 6 बुक्स का 1 यूनिट। 4 यूनिट्स और हैं, 5 यूनिट्स हो गए। सबसे पहले तो 5 फैक्टोरियल हो गया, मल्टीप्लाई बाय जिन 6 को मिला के एक यूनिट बनाया उनके आपस के अरेंजमेंट। आपस के अरेंजमेंट क्या होंगे? भाई देखो, ये वाले कोने कोने पे क्या है? येलो है, यहाँ पर भी येलो है, यहाँ येलो है। दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है इसके लिए। बीच में देर इज नो कंडीशन, बीच में कोई कंडीशन नहीं है। 4 बुक्स हैं बीच में, तो मतलब टोटल हमारे पास जो 3 बुक्स, टोटल बुक्स कितनी थी हमारे पास? 10। 10 में दो तो यहाँ यूज हो गई, और 8 7 6 5। ठीक है ना? इसको करो, क्या आएगा आंसर इस पूरे का? तो अब 5 फैक्टोरियल हो गया, सबको 5 यूनिट्स हो गए। मल्टीप्लाई बाय इनका आपस का अरेंजमेंट क्या है? 3360 है, और डिवाइडेड बाय रेपिटेशन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। याद रखना, जब भी ये रेपिटेशन वाला क्वेश्चन होता है ना, तो बाकी सब कुछ सॉल्व करते हुए हम रेपिटेशन को भूल जाते हैं। हम नॉर्मली पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बगैर रेपिटेशन के, और एंड में डिवाइड बाय रेपिटेशन कर देंगे तो मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट, Aliza selects 4 books from a 10 books from the series Squares and Circles. Find the number of different selections if the 4 books include at least one red book, at most one blue book, and exactly one yellow book. जरा देखते हैं, तीन बातें एक साथ बोलिए। एट लीस्ट वन बुक, एक रेड बुक होनी जरूरी है, और ब्लू बुक मैक्सिमम एक होगी, एक से कम होगी वरना एक, और एग्जैक्टली वन येलो बुक। ये भी ठीक है। तो भाई मेरे पास जो है, हाँ, डिफरेंट ऑप्शंस अब मैं कर लेता हूँ ना जरा। 4 बुक सिलेक्ट करनी है मुझे। वन रेड बुक, एटलीस्ट वन रेड बुक। अगर मैंने एक रेड ले ली, एक ब्लू ले ली मैंने, और एक येलो ले ली, और एक और क्या लूंगा मैं? इसके अलावा भी और कलर्स हैं ना, पर्पल भी है और भी हैं। अगर मैं इनको निकाल लूँ, टोटल जरा लिख लें, तो कितने कलर्स हैं मेरे पास? ब्लू है, नहीं ब्लू कलर की बात कर रहा हूँ मैं। ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज और पर्पल भी। ऑरेंज पर्पल ग्रीन तीन और हैं।
अच्छा भाई, ये मेरे पास जो है ना, क्या कहते हैं, रेड कितनी है? सबकी बता दो। ब्लू, येलो, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन। जरा सबके नंबर बताते जाओ तो कितना कितना है। बताओ। 3 2 2 इनके हैं, बाकी सबके 1 1 है। ओके। 3 2 2 और 1 1 1। सही है। ब्लू के 3 है। अच्छा भाई, अब देखो, एक रेड हो गई, एक ब्लू हो गई, एक येलो हो गई, बाकी एक जो है ना अदर कर लेता हूँ मैं इसको। मतलब चार सेलेक्ट करनी है ना। बाकियों को मैं एक साथ कंसिडर कर लूँ, इन तीनों में से कोई भी एक आ जाए। अच्छा, इसके अलावा क्या करेंगे? अब इन्होंने बोला हुआ है कि एटलीस्ट वन रेड बुक, दो रेड भी हो सकती हैं, दो रेड कर लो तो। एक ब्लू, एक येलो, अदर नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है, कहते हैं, रेड टोटल कितनी है? दो ही है, मैक्सिमम दो ही हो सकती हैं। दो रेड के साथ एक भी ब्लू ना हो। वन अदर। इसी तरीके से एक रेड हो और एक भी ब्लू ना हो, एक येलो, दो अदर हो जाएंगे। ये सारे पॉसिबिलिटीज है मेरे पास से। देखें, वन रेड, वन ब्लू, वन येलो और वन अदर। इसी का दूसरा ऑप्शन क्या है, आखिर वाला? वन रेड, जीरो ब्लू। ये ब्लू जो बोला है, मैक्सिमम एक बोला है। एक से कम भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। और येलो तो एक ही है कि हर दफा येलो एक ही होगी। तो दो अदर हो जाएंगे इसमें। ये चार ऑप्शन है, बस इनको सॉल्व करेंगे। वन रेड है तो हमारे पास टोटल रेड कितनी है? दो है, 2C1। वन ब्लू है। वन ब्लू कितनी है हमारे पास? दो ब्लू कितनी? तीन ब्लू थी, 3C1। वन येलो। 2C1। वन अदर। अच्छा, एक बात ये है, और एक मसला है, पता है? एक मसला ये भी तो है। अच्छा, एक बात ये चीज है कि जो हम बात कर रहे थे अभी, नंबर ऑफ वेज के अंदर, नंबर ऑफ वेज में हमें ये 2C1 वगैरह नहीं करना हो, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये वन ही कंसिडर करें, वन इंटू वन इंटू वन, आखिर में 3C1। ठीक है, दूसरे में देखते हैं, अगर हम ये क्या है, दो रेड हैं, दो रेड हैं तो मतलब 3C2 नहीं कर, ये नहीं करना 2C2, बस वन इंटू वन, वन वन ही। एक एक ही ऑप्शन होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी वन इंटू वन, फिर 3C1। सिर्फ अदर वाले में करेंगे 3C1, तीन में से कोई एक सिलेक्ट करना है। और फिर ये क्या है, वन, 3C2 करेंगे इसमें। अब इसके अंदर एक चीज ऐड कर लें, वी शुड अज्यूम, मतलब हमें फर्स्ट पार्ट को हम दोबारा रीड करें, दे आर नॉट आइडेंटिकल। द बुक्स आर नॉट आइडेंटिकल, इन्होंने ये नहीं बोला हुआ है। जरा देखें, लिखा हुआ बुक्स लुक्स सिमिलर। सिमिलर और आइडेंटिकल में फर्क है। सिमिलर मतलब एक जैसी लगती है, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है। अगर आइडेंटिकल बोला होगा तो फिर तो हम, ये जो हमने किया है ये करना है हमें। ठीक है, अब ये आइडेंटिकल नहीं है, तो सही है, वी वर डूइंग इट करेक्ट प्रीवियसली। हमें यही करना पड़ेगा इसको। क्या करना पड़ेगा भाई? दो रेड में से एक रेड है तो 2C1। फिर वन ब्लू है, अगेन 2C1। फिर वन येलो है, अच्छा ये जो है ब्लू, तो मैं 3C1 हो जाएगा बल्कि। वन येलो है, वन येलो में 2C1 और वन अदर, तीन में से 3C1। ठीक है, फिर अगेन दो रेड हैं, एक ब्लू है, एक येलो है। दो रेड हैं तो ये हो जाएगा आपका 2C2। वन ब्लू है, 3C1। वन येलो है, 2C1। और बस दैट्स इट, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास, एक सेकंड कंप्लीट करने पहले इसको, फिर उसके बाद 2C2, फिर उसके बाद 3C1, अगेन, सॉरी 2C1 है ये वाला, देन 3C1, और लास्ट में क्या है ये, 2C1 और 2C1 एंड दो अदर हैं, 3C2।
चलें ये कैलकुलेट करें अब अलग अलग, मुझे बताएं शाबाश। नेक्स्ट। क्या होगा नेक्स्ट? ठीक है, 12 और 6 18 और 6 24, 36, टोटल आंसर इज 60। ठीक है, दिस इज द रूल। बस थोड़ा सा देखो वर्डिंग्स पे गौर करना है इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको ये इसमें एक्सेप्शनल केसेस बता रहा हूँ क्या है। एक नंबर वन, अगर प्रोबेबिलिटी हो तो आपको थोड़ा अलग सोचना है। ये प्रोबेबिलिटी जब आएगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर तो लाजमी ये करना ही करना। आइडेंटिकल भी होंगे ना, जब भी 2C1 3C1 2C, करना ही करना है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा प्रोबेबिलिटी ना हो तो जरा देख लें कि आइडेंटिकल तो नहीं है। अगर ये आइडेंटिकल होंगे तो फिर आपको क्या करना है, ये 2C1 नहीं करोगे, फिर आप दो में से एक सिलेक्ट कर रहे हो तो वन एक ही ऑप्शन कंसिडर करोगे, बिकॉज वो दोनों से आइडेंटिकल है, उनमें से एक सिलेक्ट करने में दो अलग अलग रूल वो नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, दो अलग अलग हमारे पास जो है क्या कहते हैं अरेंजमेंट नहीं बनेंगे वो। ठीक है, सिलेक्शन नहीं बनेंगी। तो दिस इज इट। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट पेपर। ठीक है।